सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर मुहर। एसपी को 298 और कांग्रेस को 105 सीटें। समाजवादी घोषणा पत्र में स्मार्टफोन से लेकर गरीबों को दुगनी पेंशन का वादा। गठबंधन के बाद कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की पहली सूची। समाजवादी पार्टी का 77 और उम्मीदवारों का ऐलान। 155 उम्मीदवारों की बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी। पंजाब में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा और हर परिवार को रोजगार का वादा। उत्तराखंड में हरीश रावत लड़ेंगे 2 सीटों से चुनाव। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र आज से। जल्लीकट्टू अध्यादेश को कानून की शक्ल देने की तैयारी। 3 मौतों के बाद प्रतियोगिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और साइना नेहवाल ने जीता मलेशिया मास्टर्स का फाइनल। चोट से उबरने के बाद पहला खिताब। कोलकाता वनडे में हार के बावजूद भारत का सीरीज पर कब्जा। केदार जाधव मैन ऑफ द सीरीज। और आइए शुरुआत चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों के साथ करते हैं। कई दिनों तक चली लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की घोषणा कर दी गई। गठबंधन में समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर, कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों दलों ने इसे सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई बताया है। आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए साथ आने का ऐलान कर दिया। इसमें समाजवादी पार्टी ने 403 में से कांग्रेस को 105 सीटें दी हैं और पार्टी खुद 298 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2017 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। वहीं हम कांग्रेस पार्टी के 105 उम्मीदवार इस 2017 के चुनाव में उतारेंगे। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि वो मिलकर बीजेपी के ध्रुवीकरण को रोकेंगे। दोनों पार्टियां पूरी मुस्तैदी और मेहनत से धर्मनिरपेक्ष और सद्भावना की ताकतों को मजबूत करेंगी। उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने गठबंधन को सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई बताया। अगर हम सब पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग लड़े, सेकुलर पार्टीज अलग लड़े, समाजवादी अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, बीएसपी अलग लड़े, तो बीजेपी का रास्ता तो सीधे निकला। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ही समाजवादी पार्टी कार्यालय में आरएलडी के नेता सुनील सिंह ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। जानकारों की माने तो ये गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही जरूरत थी, लेकिन दबाव और शहमात की राजनीति सीट बंटवारे के मुद्दे पर जैसी यहाँ देखने को मिली, उसका उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। बहरहाल ये गठबंधन यूपी कांग्रेस के लिए जरूर एक राहत की खबर लेकर आया होगा। लखनऊ में कैमरा सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सपा और कांग्रेस ही नहीं, उसमें बसपा भी मिल जाए तब भी भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के औपचारिक ऐलान के कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहले 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने 2 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए। सूची में पहले और दूसरे चरण में चुनाव वाले क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को तिलहर से टिकट दिया गया है। वहीं इमरान मसूद को नकुर सीट से उतारा गया है। गाजियाबाद से के शर्मा तो दादरी से समीर भाटी को टिकट दिया गया है।
देवबंद से मुकेश चौधरी और मथुरा से प्रदीप माथुर को टिकट मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 77 और प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट के साथ ही अब समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशियों की संख्या 285 हो गई है। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली की 6 सीटों में से कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ी हैं, जबकि प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इस सीट पर सरकार के मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव लड़ते आए हैं। वहीं मऊ सदर सीट से कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी के खिलाफ अल्ताफ अंसारी को टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव ने रविवार को मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में ही पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव के इस लोक लुभावन घोषणा पत्र में नौजवानों को मुफ्त स्मार्टफोन से लेकर 1 करोड़ गरीबों को 2 गुना पेंशन समेत कई वादे किए गए हैं, लेकिन विरोधी दल नए वादों पर सवाल उठाते हुए पुराने वादे पूरे न करने का आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र रविवार को जारी कर दिया। इसमें बीते 5 साल के कामों को आधार बनाया गया है। हालांकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की कार्यक्रम से दूरी चर्चा का विषय बनी रही। इस मौके पर अखिलेश ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना अच्छे दिन से लेकर नोटबंदी पर निशाना साधा तो मायावती को पत्थर लगवाने वाली सरकार बताया। तमाम दल हैं जिनके पास बताने को कुछ नहीं है। सोचो, जिन्होंने नारा दिया अच्छे दिन का, जिन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करेंगे, बताओ अब तो 3 साल हो गए हैं। चुनाव घोषणा पत्र में समाजवादी किसान कोष बनाने के अलावा समाजवादी पेंशन 1 करोड़ लोगों के सीधे खाते में जमा कराने का वादा है। इसके अलावा गरीबों को निःशुल्क गेहूं देने, गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर देने का ऐलान है। इसके अलावा समाजवादी स्मार्टफोन, अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं और कई शहरों में मेट्रो शुरू करना शामिल है। हालांकि विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। इन्होंने खासकर अपने वोटों के स्वार्थ में जो किस्म किस्म की प्रलोभन भरी चुनावी घोषणाएं आदि की हैं, तो उससे प्रदेश की जनता इनसे प्रभावित होने वाली नहीं है। अपराधी सत्ता के संरक्षण में पूरे उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के कार्यकाल में नंगा नाच करते रहे। महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं की बाढ़ आ गई। हालांकि घोषणा पत्र कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने जाकर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, लेकिन अखिलेश यादव को दिए उनके सियासी आशीर्वाद पर सवाल खड़े हो गए हैं। पार्टी को परंपरागत अल्पसंख्यक परस्त छवि से निकालकर विकासवादी छवि की ओर ले जाते दिखे। हालांकि मुलायम सिंह की गैर मौजूदगी कुछ ऐसे सवाल खड़े करती है जिसके जवाब हो सकता है कि अखिलेश यादव को आगे देने पड़े। लखनऊ में कैमरा सरोज कुमार दास के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। 155 नामों वाली इस सूची में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, बीजेपी में हाल ही में शामिल हुई कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी, बीएसपी से बीजेपी में आए पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह के नाम शामिल हैं। वहीं बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम फिलहाल दूसरी सूची में शामिल नहीं है। 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 304 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रमुख केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इससे पहले जारी की गई पार्टी की पहली लिस्ट में 149 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। 155 नाम जो भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में 2017 की विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए घोषणा की है। और जैसा मैंने बताया 304 नाम पूरे हो चुके हैं। सभी वर्ग को, सभी समुदाय, सभी वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व मिला है। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में छोटे किसानों को कर्ज माफी, गरीब परिवारों को घर देने समेत कई वादे किए गए हैं। इस मौके पर अरुण जेटली ने अकाली दल के साथ गठबंधन जारी रखने की बात भी साफ कर दी। उन्होंने कहा कि दोबारा सत्ता में आने पर विकास का काम और जोर शोर से बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में बीजेपी ने पंजाब के लिए चुनाव घोषणा पत्र रविवार को जारी किया।
इसमें किसानों, गरीबों, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों से लेकर सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। इसमें हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने और गरीब परिवारों को घर देने का वादा किया है। वहीं छोटे किसानों का कर्ज माफ करने और गरीब परिवारों की बेटी के लिए पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त करने की बात कही गई है। अरुण जेटली ने अकाली सरकार के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करने की बात कही। अगर एक बार फिर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले 5 वर्षों में भी जो उस सरकार की एक्सटेंशन है, सरकारी कार्यक्रमों का और फैलाव और एक्सपेंशन, ये इस मैनिफेस्टो के पीछे उद्देश्य है। चुनाव घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों का 7वां वेतनमान देने और रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करने का वादा किया गया है। साथ ही आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए की मदद देने का वादा भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने पंजाब में विकास को प्राथमिकता बताते हुए 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की उम्मीद जताई। डीमोनेटाइजेशन के बाद जरा डिजिटाइजेशन का एक पूरा कैंपेन चले है और फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का विस्तार होएगा और रेवेन्यू सरकार को स्वाभाविक ज्यादा होएगा, इवेजन कट होएगी। इधर कांग्रेस भी राज्य के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में कुछ और वादे जोड़ने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा कि सस्ता पेट्रोल, एलपीजी और बिजली देने समेत कई वादे चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किए जाएंगे। 3 रुपए लीटर असी पेट्रोल घट करांगे एंड 15 रुपीज पर सिलेंडर ऑफ गैस, ताकि बाकी सूबे के बराबर होए। सारे सीनियर सिटीजन्स ओवर द एज ऑफ 60 दे विल बी फ्री बस ट्रैवल। कांग्रेस पंजाब के लिए अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। इसमें पानी, रोजगार और ड्रग्स को विशेष मुद्दा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने कल 63 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2 सीटों से टिकट दिया गया है। इसके अलावा दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले कई नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अभी वो धारचूला सीट से विधायक हैं। पार्टी की ओर से जारी 63 उम्मीदवारों की सूची में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इसमें हल्द्वानी से इंदिरा हृदयेश, सहसपुर से प्रदेश अध्यक्ष और देवप्रयाग से मंत्री प्रसाद नैथानी को टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए सुरेश चंद्र जैन को रुड़की, शैलेंद्र रावत को यमकेश्वर और दान सिंह भंडारी को भीमताल से टिकट दिया गया है। कुछ लोग कांग्रेस को मटियामेट कर देना चाहते हैं, कुछ लोग उत्तराखंडियत को मटियामेट कर देना चाहते हैं। तो दोनों ताकतें एक ही चेहरे के नीचे हैं, तो उससे लड़ाई है। इधर टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने देहरादून में पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। उनका आरोप है कि टिकट बंटवारे में पार्टी के जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उन्हें जो है टिकट देंगे, तुम जो है अपने काम करते रहो, कार्य करते रहो। वो इतना कार्य कर रहे हैं, हर क्षेत्र में घूम घाम कर उन्होंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद टिकट किसी और को दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नवीन बिष्ट के साथ हैं। हमने इतने सालों से काम किया कांग्रेस के लिए और बहुत ही मेहनत से हमने काम किया, फिर भी कांग्रेस ने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी तौर पे जो है कांग्रेस निश्चित तौर पे बहुत भारी मतों से गिर के आएगी, यहाँ गिरेगी। इससे पहले बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट के बाद भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारी नाराजगी जताई थी और प्रदर्शन किया था। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होना है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं मणिपुर विधानसभा चुनाव में नए जिले बनाने और नागा लोगों की ओर से नाकेबंदी समेत कई मुद्दे सीधा असर डालेंगे। इन सभी मुद्दों पर मणिपुर के मुख्यमंत्री ओक्रामी बोबी सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। मणिपुर में चुनाव का माहौल बनने लगा है और मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह हमारे साथ हैं। इबोबी सिंह साहब, चुनाव का माहौल तो बन रहा है, लेकिन एक ब्लॉकेड, एक ऐसा नासूर बन गया है इस राज्य में जिसको लेकर सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे चुनाव होगा। इन मणिपुर में एवरी चुनाव में ऑलवेज वन और आफ्टर दे आर ऑलवेज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है गवर्नमेंट मीडिया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, आप
अरेंजमेंट कीजिए ना। आपने चुनाव के ठीक पहले 7 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी, तो उससे वो लोग और ज्यादा भड़क गए। तो क्या नहीं लगता है कि आपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया? नो, फर्क नहीं होगा है ना, ये तो अच्छा हो जाएगा। ये इसमें पीपल आर सो हैप्पी, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो एमएचए ट्राइपार्टाइट के लिए बात कर रही थी, आप भी बोल रहे थे, यूएनसी के लोग भी बोल रहे हैं, तो ट्राइपार्टाइट टॉक कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है? वो लोग डिसाइड करेगा, एमएचए दे विल जल्दी डिसाइड करेगा। तो दिल्ली आप जाएंगे अगर ट्राइपार्टाइट टॉक होगा तो? If honorable Home Minister is here, I should have to be present definitely. हम तो जरूर अटेंड करेगा। तो मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना है कि यह नगा और गैर नगा के झगड़े के रूप में नहीं तब्दील होगा और ये दिल्ली में ट्राइपार्टाइट टॉक के लिए जाएंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर की राजधानी इम्फाल से अखिलेश सुमन। और बुलेटिन में खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब में राजनीति एक नई करवट ले रही है। पंजाबियत के नाम पर हुई सियासत और उससे जन्मे राज्य में अब धर्म और भाषा के सवाल गौड़ होते लग रहे हैं। क्योंकि पंजाब के पास चॉइस नहीं है, एक पार्टी को हटाना चाहते हैं और 2 पार्टी ऐसी हैं जो जीतना नहीं चाहती हैं। उस सिचुएशन में पंजाब फंसा हुआ है। शायद पंजाब पहला स्टेट मिलेगा जिसके कलेक्टर के ऑफिस, डीसी के ऑफिस, एसपी के ऑफिस, हॉस्पिटल्स, ये सब मॉर्गेज किए गए हैं बैंक्स को। आज भी पंजाब की डेट पोजीशन महाराष्ट्र से, गुजरात से, वेस्ट बंगाल, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा सबसे बेटर पोजीशन पंजाब की है, जिसने टेररिज्म खुद फेस किया। यदि हमारे राज्य की इकाई के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने पैसा मांगा, रिश्वत मांगी और रिकॉर्डिंग सामने आई, हमने 5 मिनट में उन्हें पार्टी से बर्खास्त करा। इनका कैंडिडेट तो 10 दिन पहले तक तो वल्टोहा और मजीठिया के साथ घूमता था। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई है। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमिलनाडु सरकार जल्लीकट्टू को लेकर आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने का भरोसा दिलाया है और इस मामले में स्थायी समाधान की मांग पर अड़े लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की मांग की है। वहीं अध्यादेश के बाद रविवार को तमिलनाडु के कई इलाकों में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने खेल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक और जल्लीकट्टू का आयोजन, दूसरी ओर इस पारंपरिक खेल पर रोक का स्थायी समाधान की मांग। राज्य सरकार के अध्यादेश लाने के बाद रविवार से तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फिर से शुरू हो गया। मदुरई समेत कई जगहों पर लोगों ने सांड पर काबू पाने के इस पारंपरिक खेल का आयोजन किया। सुरक्षा बलों और मेडिकल टीमों को आयोजन स्थलों पर तैनात किया गया है। उधर जल्लीकट्टू पर स्थायी समाधान की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन भी जारी है। मदुरई शहर में प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की डिहाइड्रेशन से मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा।
தளத்துக்குள்ள போய் போராடல. நாங்க எல்லாத்தையும் மன்றாடி கேட்டுக்கிறோம். இங்க இருக்க மினிஸ்டர்ஸ், இங்க இருக்கிற அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் நாங்க கெஞ்சி கேட்டுக்கிறோம். எங்க போராட்டம் முழுசா வெற்றி அடைகிற வரைக்கும் இந்த ரேகா பந்தயங்கள், இந்த ஜல்லிக்கட்டுலாம் நிப்பாட்டுங்க. मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि अध्यादेश की जगह विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश कर पास कराया जाएगा. நடைபெற இருக்கின்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் சட்ட முன்வடிவு வரைவு கொண்டுவரப்பட்டு அது சட்டமாக்கப்படும். இப்பொழுது அவசர சட்டம் பிறப்பித்திருக்கிறதே நிலையான நீடித்த சட்டம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். तमिलनाडु सरकार ने अध्यादेश पर रोक की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दायर कर दिया था. केंद्र सरकार की ओर से सहमति मिलने के बाद तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को लेकर अध्यादेश को मंजूरी दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू खेल पर रोक लगा रखी है. इसका तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. आंध्र प्रदेश में हीराखंड एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की तादाद 39 हो गई है. रेलवे ने घटना की जांच शुरू कर दी है. हादसे के पीछे साजिश की आशंका भी जताई गई है. रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हुए ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी है. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने घटनास्थल पर जाकर हादसे के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही. रेलवे ने इस दुर्घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई है. जो भी वजह हो सकती है वो वजह पूरी तरह से जांच की जाएगी और जो भी उसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे. रेलवे ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है. साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है. आंध्र प्रदेश सरकार ने भी पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए. दूसरे नेताओं ने भी हादसे पर दुख जताते हुए रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. इन एक्सीडेंट्स को देखते हुए एक बात साफ है कि रेलवेज में सुधार एक बड़े अर्जेंट तरीके से अब जरूरी हो गया है. शनिवार देर रात जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही हीराखंड एक्सप्रेस कुनेरू स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो गई थी. इसमें 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए. पिछले साल नवंबर में कानपुर में इसी तरह के रेल हादसे में 150 लोगों की जान चली गई थी. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालते ही पूर्वी यरूशलेम में सैकड़ों नए घर बनाने को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को इससे जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. इससे पहले बराक ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति रहते इजराइल ने प्रस्ताव को कुछ दिनों के लिए टाल दिया था. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में बस्तियों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसे अमेरिका ने वीटो करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया था. उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पदभार संभालने तक इजराइल को मजबूती से खड़े रहने की सलाह दी थी. यमन में सेना और विद्रोहियों के बीच ताजा हिंसा में करीब 70 लोगों की मौत हो गई है. रविवार को बाब अल मंदाब इलाके से विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए सऊदी गठबंधन ने हवाई हमले करके 52 हूथी विद्रोहियों को मार गिराया. इस दौरान 14 सैनिक भी मारे गए. भौगोलिक लिहाज से अहम बाब अल मंदाब इलाका लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है. सेना ने इलाके को छुड़ाने के लिए 7 जनवरी को अभियान चलाया था. सऊदी गठबंधन 2015 से यमन के राष्ट्रपति के समर्थन में हवाई हमले कर रहे हैं, जिसमें 7,500 लोग मारे जा चुके हैं. बात खेलों की करते हैं. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. हालांकि कल कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए तीसरे मैच में भारतीय टीम को 5 रनों से हार का सामना करना पड़ा. आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को जीत के लिए 16 रन की दरकार थी. क्रीज पर मौजूद केदार जाधव ने पहली 2 गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर भारत को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया. लेकिन उनके आउट होने और 4 गेंदों पर कोई रन नहीं बनने से जीत भारत के हाथ से फिसल गई. टीम इंडिया को जीत के लिए 322 रन का लक्ष्य मिला था. टीम की ओर से केदार जाधव ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए. वहीं विराट कोहली ने 55 और हार्दिक पांड्या ने 56 रनों का योगदान दिया. 24 रन देकर 3 विकेट लेने वाले बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच, जबकि सीरीज में 232 रन बनाने वाले केदार जाधव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. दोनों टीम अब 26 जनवरी से 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेंगी.
वही बात बैडमिंटन की करें तो साइना नेहवाल ने मलेशिया मास्टर्स ग्रां प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में सानिया ने शानदार खेलों का प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड के खिलाड़ी पेनपवी चोचुवोंग को 22-20 और 22-20 से मात दी। काफी दिनों से चोट से जूझ रहे साइना अब तक कुल 23 खिताब जीत चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब अपने नाम किया था। मलेशिया मास्टर्स ग्रां प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली साइना भारत की दूसरी शटलर हैं। उनसे पहले पीवी सिंधु 2 बार ये खिताब जीत चुकी हैं। बात करते हैं खास शख्सियत की। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। 1897 में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। उनकी जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है। देश भर से इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। ये नारे आज भी देशवासियों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हैं। देश पर मर मिटने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे से देशवासियों के दिलों में आजादी की मशाल रोशन की। सुभाष चंद्र बोस का ताल्लुक कटक के समृद्ध परिवार से था। देशभक्ति की भावना का उदाहरण उनके शुरुआती दिनों में ही मिलता है, जब उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति प्रकट की। बड़े होकर वो इंग्लैंड पढ़ाई करने गए और पिता से वादा किया कि वो आईसीएस में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन बाद में मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर दिल्ली चलो का नारा दिया। अगस्त 1945 में टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान हादसे का शिकार हो गया। स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी है। अब आखिर में हेडलाइंस। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर मुहर। एसपी को 298 और कांग्रेस को 105 सीटें। समाजवादी घोषणा पत्र में स्मार्टफोन से लेकर गरीबों को दुगनी पेंशन का वादा। गठबंधन के बाद कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की पहली सूची। समाजवादी पार्टी का 77 और उम्मीदवारों का ऐलान। 155 उम्मीदवारों की बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी। पंजाब में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा और हर परिवार को रोजगार का वादा। उत्तराखंड में हरीश रावत लड़ेंगे 2 सीटों से चुनाव। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र आज से। जल्लीकट्टू अध्यादेश को कानून की शक्ल देने की तैयारी। 3 मौतों के बाद प्रतियोगिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और साइना नेहवाल ने जीता मलेशिया मास्टर्स का फाइनल। चोट से उबरने के बाद पहला खिताब। कोलकाता वनडे में हार के बावजूद भारत का सीरीज पर कब्जा। केदार जाधव बने मैन ऑफ द सीरीज। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।